नमस्कार। आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारतीय इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा हत्याकांड जहां कोई हथियार नहीं छूटा, मौके पर कोई हत्यारा जिंदा नहीं बचा और सारे सुराग सचमुच राख में तब्दील हो गए। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की। एक ऐसा मामला जो सुलझने के लिए पूरी तरह से असंभव लग रहा था। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूं जो मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर हो और मानवता की सेवा में सबसे आगे हो। ये महज कुछ शब्द नहीं थे। 21 मई 1991 की उस दुखद रात से ठीक पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री का भारत के लिए यही विजन था। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सवाल ये है कि जांचकर्ता एक ऐसे हाई प्रोफाइल हत्याकांड को सुलझाते कैसे हैं जब एक जबरदस्त धमाका सारे सबूतों को ही राख में बदल दे। ये एक ऐसा ब्लाइंड केस था जिसने अधिकारियों को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। भाग 1, श्री पेरम्बदूर में धमाका। आइए उस अराजक रात की घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। शाम को विशाखापत्तनम में रैली खत्म होने के बाद अचानक हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई। फिर वो अचानक ठीक भी हो गया और आनन फानन में एक ऐसा यू टर्न लिया गया जहां व्यक्तिगत सुरक्षा प्रमुख ओपी सागर पीछे ही छूट गए। बिना अपनी निजी सुरक्षा टीम के जब रात 10:10 पर राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर की रैली में पहुंचे तो भारी भीड़ थी और ठीक 10:19 पर एक भयानक धमाका हुआ जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश के पिछले हाई प्रोफाइल हत्याकांडों जैसे महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी की हत्या के समय अपराधी तुरंत मौके पर पकड़े गए थे, लेकिन इस बार ये एक मानव बम का हमला था। कोई संदिग्ध नहीं था, कोई सीधा सुराग नहीं था। ये एक बहुत बड़ी विफलता थी और जांच एजेंसियों के लिए किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। भाग 2, एक ब्लाइंड केस को सुलझाना। घटना के तुरंत बाद सरकार को इस बात का बहुत बड़ा डर था कि कहीं देश में भयानक साजिश के सिद्धांत न फैल जाएं। खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों, यहाँ तक कि रॉ के पास भी शुरुआत में कोई जवाब नहीं था। उन्हें तो लग रहा था कि इसमें किसी विदेशी साजिश का हाथ है ही नहीं। इसी अभूतपूर्व संकट को सुलझाने के लिए सीबीआई निदेशक डीआर कार्तिकेयन के नेतृत्व में आनन फानन में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया। भाग 3, फोटोग्राफर का कैमरा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ कोई उम्मीद नहीं बची थी, वहाँ एक बहुत ही छोटी सी चीज ने पूरे केस को खोलकर रख दिया। अगले दिन जब फॉरेंसिक लैब के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखरन अखबार देख रहे थे तो उन्हें क्राइम सीन की तस्वीर में लाशों के बीच कुछ दिखा। उन्होंने कहा, ये एक कैमरे जैसा दिखता है। ये कैमरा धमाके में मारे गए एक स्थानीय फोटोग्राफर हरि बाबू का था। और सच कहूं तो इसी एक कैमरे ने इस पूरी मिस्ट्री की दिशा बदल दी। उस कैमरे से 10 तस्वीरें रिकवर हुईं। इनमें नारंगी और हरे रंग के कपड़े पहने और चंदन की माला लिए एक महिला की तस्वीर थी। जब क्राइम सीन पर मिले तारों का मिलान नीले डेनिम और उन्हीं हरे नारंगी धागों से हुआ तो एक भयानक सच सामने आया। वो महिला ही सुसाइड बॉम्बर थी। इसके साथ ही माला की रसीद, लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन की तस्वीर और हरि बाबू का अपनी प्रेमिका को लिखा एक लेटर मिला जिसमें किसी खतरनाक मिशन का जिक्र था। धमाके में जिंदा बची सब इंस्पेक्टर अनुसुईया के बयान ने इस बात पर पक्की मुहर लगा दी। मामला अब तेजी से सुलझ रहा था। वेदारण्यम में महज एक ओवरस्पीडिंग के चालान ने एक साथी को पकड़वा दिया और धीरे धीरे पूरे नेटवर्क के चेहरे सामने आ गए। मानव बम का नाम था धनु और वो सफेद कपड़ों में जो शख्स खड़ा था वो था इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड शिवरासन, जिसे उसकी एक नकली आंख की वजह से वन आइड जैक भी कहा जाता था। उनके स्थानीय साथी नलिनी और मुर्गन एक बस टर्मिनल से पकड़े गए जबकि शुभा इस प्लान में बैकअप बॉम्बर थी। लेकिन इन उग्रवादियों को जिंदा पकड़ना सच में लोहे के चले चबाने जैसा था। क्यों? क्योंकि लिट्टे का हर सदस्य अपने गले में एक साइनाइड कैप्सूल पहनता था। पकड़े जाने की भनक लगते ही वे इसे निगल लेते थे। इसे रोकने के लिए एनएसजी कमांडो के पास सिर्फ 15 से 30 सेकंड का वक्त होता था और संदिग्ध को 30 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचाना होता था। जब मुर्गन को पकड़ा गया तो कमांडोज को उसे ये कैप्सूल निगलने से रोकने के लिए सचमुच उसके जबड़े को जकड़ना पड़ा था। भाग 4, मंशा को उजागर करना। आखिर इस हत्या का आदेश क्यों दिया गया? इसकी जड़ें श्रीलंका के जनसांख्यिकीय और ऐतिहासिक हालातों में गहराई तक धंसी थीं।
आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका में सिन्हली भाषी बहुसंख्यक थे, करीब 74.9%, जबकि तमिल भाषी केवल 11.2% थे। बिना किसी राजनीतिक पक्ष के अगर इतिहास को देखें तो श्रीलंकाई तमिलों को एक लंबे समय तक प्रणालीगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था, जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। और ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाता है कि क्यों लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का जन्म हुआ। ये एक उग्रवादी संगठन था जो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण के लिए लड़ रहा था। ब्लैक टाइगर्स इसी संगठन की वो आत्मघाती विंग थी जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये सब एक बेहद जटिल भू राजनीतिक शतरंज का खेल था। 1987 में शांति स्थापित करने के लिए भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर हुए और भारतीय शांति सेना को वहां भेजा गया। लेकिन लिट्टे ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और भारतीय सेना के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया। 1990 में जब शांति सेना वापस लौट आई तो लिट्टे के भीतर एक खौफ बैठ गया। उन्हें डर था कि अगर राजीव गांधी फिर से चुनाव जीत गए तो सेना दोबारा भेजी जा सकती है। इसी डर से नवंबर 1990 में शिवरासन को भारत भेजा गया था। भाग 5 90 दिन की तलाश। मंशा साफ हो चुकी थी। अब बारी थी एक हाई स्टेक्स रियल टाइम चेस की। मास्टरमाइंड शिवरासन पर 15 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम घोषित किया गया, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। वो पूरे देश में किसी भूत की तरह एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था। ये सचमुच एक रोंगटे खड़े कर देने वाला चूहे बिल्ली का खेल था। शिवरासन ने सिख, मौलवी और पुजारी के भेष बदले। वो एक तेल टैंकर के अंदर गुप्त रूप से बनाए गए केबिन में छिपा रहा और 350 किलोमीटर के दायरे में दर्जनों पुलिस चेक पॉइंट्स को चकमा देकर निकल गया। 2 अगस्त की छापेमारी में भी वो बाल-बाल बचा, जबकि उसके साथियों ने पकड़े जाने से पहले ही साइनाइड खा लिया था। 36 ये महज एक नंबर नहीं है, ये वो 36 दर्दनाक और भारी घंटे थे जो बेंगलौर के कोनानाकुंटे में शिवरासन के आखिरी ठिकाने के बाहर बर्बाद हो गए। पुलिस ने उस पीले घर को घेर तो लिया, लेकिन इस तरह के कोई सरप्राइज एलिमेंट बचा ही नहीं। बेंगलौर पुलिस कमिश्नर ने तुरंत छापेमारी करने से साफ मना कर दिया। दिल्ली से सीबीआई निदेशक ने आदेश दिया कि उनके पहुंचने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद एक विशेषज्ञ और एनएसजी कमांडोज के बीच एक्सपायर हो चुके साइनाइड एंटीडोट्स को लेकर लंबी बहस छिड़ गई। इस नौकरशाही विफलता का नतीजा, जब कमांडो अंदर घुसे तो शिवरासन और शुभा पहले ही मृत मिले। 90 दिन की तलाश एक झटके में खत्म हो गई। भाग 6 राजनीतिक प्रभाव। इस घटना ने भारतीय राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। 1998 में शुरुआत में 26 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य साजिशकर्ताओं के लिए उम्र कैद में बदल दिया। इस पूरे केस का दबाव इतना भयानक था कि मुख्य जांच अधिकारी को स्ट्रोक का सामना करना पड़ा और राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का पुराना वर्चस्व टूट गया। 1991 के बाद से दशकों तक वे अकेले 272 सीटों के बहुमत को पार नहीं कर सके। एक घटना ने पूरे देश की दिशा मोड़ दी थी। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या शिवरासन की मौत के साथ ही एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के राज भी हमेशा के लिए दफन हो गए? बाद में आए जैन आयोग ने कई अनसुलझे सवालों की ओर इशारा किया और कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियों के शामिल होने के सिद्धांत भी सामने आए, जो आज तक साबित नहीं हो सके। क्या सचमुच इसमें कोई और भी था? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इस तरह के और भी विश्लेषणात्मक विषयों के लिए हमारे साथ बने रहें।